प्लीज़ आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया है। इस वीडियो का टाइटल है एनिमल्स। यह एक कविता है जो कि क्लास 10 के टेक्स्ट बुक में है। एनिमल्स कविता का शीर्षक सुनते ही मन में ढेर सारे विचार आते हैं कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है। कवि वाल्ट विटमैन हैं जो अमेरिका के बहुत ही फेमस कवि। ये रोमांटिक ट्रेडिशन से वो आते हैं और साथ ही साथ इन्होंने एक नए तरह की पोएट्री का आगाज किया था, वो था फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब हो गया तुकबंदी या जो राइम्स जो है वो इसमें नहीं रहता है। शीर्षक से ही हमारे विचारों को ये प्रभोग कर रहा है कि आखिर कवि को जानवरों में क्या दिखा कि वो जानवरों के साथ रहने की इच्छा जाहिर करता है। हम लोग यदि रोमांटिक एज के कवियों को देखें या विचारक को देखें, रूसो जैसे विचारक को देखें या वर्ड्सवर्थ, केट्स, ब्रायन, शेले जैसे रोमांटिक पोएट्स को देखें, तो ये सब जिंदगी से ऊब चुके थे। मानव के स्वभाव को देखकर, मानव के फॉल्सहुड को देखकर या उसके बनावटीपन को देखकर ये सब पूरी तरह से हताश हो चुके थे। सभ्यता जिस तरफ बढ़ रहा था वो भी इनके हताशा को और ज़्यादा बढ़ा रहा था और यही कारण है कि रोमांटिक एज के कवि सभी प्रकृति की तरफ मुखातिब हुए और रोमांटिसिज्म का परिभाषा है स्ट्रेंजनेस एडेड टू ब्यूटी। इन लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो देखा, इन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा। लोगों को लगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से सब कुछ बदल जाएगा, आम जो लोग हैं इनका जीवन पूरे तरह से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और परिणाम वही, जो गरीब थे, जो आम तबका था, उसका जीवन जस का तस रहा। इन कवियों के अंदर जो उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदें एक ही साथ चकनाचूर हो गई। इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय लोगों को लगा था कि सब कुछ बदल जाएगा, कोई गरीब रहेगा ही नहीं, आर्थिक संपन्नता सभी के पास आ जाएगी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक नया वर्ग का उदय हुआ और वो था लेबर क्लास। इन सारे चीज़ों से एक कवि जो हैं पूरी तरह से हताश थे। हताशा तो तुम्हें इस बात से भी महसूस हो ही रही होगी कि कवि जो है जानवरों के साथ रहना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि कवि जो है जानवर के गुणों की प्रशंसा करना चाह रहा है, बल्कि वो जानवर के गुणों की तुलना मनुष्य से वो कर रहा है ताकि मनुष्य के स्वभाव में जो फ्लॉज है, मनुष्य के स्वभाव में जो दिखावटीपन है, वो और ज़्यादा हाईलाइट हो सके। मनुष्य में है क्या जो कवि को सिक बनाता है या कवि को जो है हताशा की तरफ लेकर जाता है? वो है ग्रीड, वायलेंस, हिपोक्रेसी, कनिंगनेस और कार्विंग फॉर ओनी थिंग्स। लालच मानव स्वभाव है। हिंसा भी लगभग मानव स्वभाव तो हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सर हिंसा में भी मनुष्य शामिल हो ही जाता है। धूर्तता तो कूट कूट कर भरी हुई रहती है, और तो और किसी चीज को पाने की ललक, किसी चीज को प्रोसेस करने की जो जुनून है वो काफी ज्यादा है। कवि यहाँ पर कह रहा है कि इन सारे चीजों से, मनुष्य के ऐसे व्यवहार से वो अपने आप को सिक महसूस करता है, वो अपने आप को बीमार सा महसूस करता है, और तभी तो वो कहता है कि जानवर काफी बेहतर हैं। इतना ही नहीं, कवि यहाँ पर मनुष्य की तुलना और जानवरों की तुलना भी वो करता है।
वो कहता है कि जानवर शांत रहते हैं, जानवर सेल्फ कंटेन्ड है, संतुष्ट हैं, उनका स्वभाव शिकायत करने वाला नहीं होता। लेकिन मनुष्य लालची है, मनुष्य के अंदर ईर्षा भी है। मनुष्य जो है हमेशा अपना दुख रहा वो रोता रहता है, या अपने मिजरी के बारे में वो बताता रहता है, अपने दुख की चर्चा करता है। अब हम लोग इस कविता के पंक्तियों को देखते हैं। पहला ही लाइन हम लोगों को सोचने पर बाध्य कर देता है कि कवि की नज़रों में मनुष्य की क्या स्थिति है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कवि वो कह रहा है कि वो सोचता है कि वो भी जानवरों की तरफ मुखातिब हो जाए और उन लोगों के साथ रहने लगे। क्यों? क्योंकि जानवर प्लेसिड हैं, शांत हैं, सेल्फ कंटेंट हैं, कंटेंट हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। और कवि यह भी कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसे इस चीज़ का एहसास आज हुआ है, वो ये सारी चीज़ें बहुत दिन पहले से ही वो देख रहा है, और इसलिए जो है वो सोचता है कि मनुष्य से बेहतर जानवर हैं। आगे की पंक्तियों को देखो। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मिस्टेक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट वन इज dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. Here the poet, यहाँ पर जो है कविता में कवि वो कह रहा है कि वो दिन भर अपना दुखरा नहीं रोते रहते, दिन भर अपनी मिजरी का या अपने जो है दुख की का जो है गाथा लेकर नहीं बैठे रहते। रात में देर रात तक जग कर रात के अंधेरे में वो अपने किए गए पापों पर प्रायश्चित भी नहीं करते, अपने किए गए अच्छे कामों का बखान करके दूसरे को बीमार नहीं करते, न ही वो अपना दायित्व जो ईश्वर के प्रति उनका दायित्व है, इस दायित्व को जो है वो डिस्कस करते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इस तरह से करके लोगों को जो है वो सिक नहीं बनाते। और तो और जानवर कोई भी असंतुष्ट नहीं रहते, और उनके अंदर किसी वस्तु को पाने का जुनून भी वो नहीं रहता, या ऐसा नहीं रहता है कि वो किसी चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। जानवर को खाने के सिवा जो है और तो कोई चीज वो चाहिए भी नहीं। इतना ही नहीं, कभी आगे कहता है वो किसी दूसरे के सामने घुटना नहीं टेकते, चाहे उसी तरह के जानवर हों या फिर दूसरे, और उन लोगों के सामने भी नहीं जो कि हजारों साल पहले जन्म ले चुके हैं। उनमें कोई रेस्पेक्टेबल नहीं होता तो कोई अनहैप्पी भी नहीं होता, सभी समान होते हैं। किसी की प्रतिष्ठा को देखकर, किसी के धन को देखकर, किसी के पावर को देखकर दूसरा उसकी चापलूसी नहीं करने लगते। डायरेक्टली यहां पर कवि कह तो रहा है जानवरों के बारे में, लेकिन इसके मानस पटल पर मनुष्य के ये सारे अवगुण भी हैं, और इसीलिए जो है वो कह रहा है कि नहीं, जानवर जो हैं बेहतर हैं, वो असंतुष्ट नहीं रहते, वो कंप्लेन नहीं करते, वो पूरी तरह से शांत रहते हैं, वो अपना अच्छे कामों की प्रशंसा के पुल बांधते नहीं चलते, और न ही किसी दूसरे के काम वो दखल अंदाजी करते हैं। सच तो यह है
कि एनिमल काफ़ी ज़्यादा सच्चे होते हैं, वो अपने अच्छे काम की प्रशंसा खुद ही नहीं किया करते, न ही ईश्वर के लिए किए गए कामों पर वो गौरवान्वित महसूस होते हैं। ये सारी चीज़ों से जानवर ऊंचे उठ चुके हैं, या इन सारी चीज़ों से वो परे हैं, और तभी तो वो मनुष्य से ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन तुम ह्यूमन बीइंग को देखो, ह्यूमन बीइंग या मनुष्य जो है हमेशा वो शिकवा शिकायत वो करता रहता है, हमेशा इसे इस बात का दुख रहता है कि उसका कुछ गुम हो गया या उसका कोई जो है वो अलग हो गया। अपने किए गए गलत कामों के बारे में बार बार वो याद करता है, अपने पापों का प्रायश्चित भी करने का वो प्रयास करता है। लेकिन जानवरों के साथ ऐसी कोई चीज़ें वो नहीं है। जानवरों के अंदर सामान को इकट्ठा करने का, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, वो जुनून नहीं होता। न ही वो किसी दूसरे के सामने प्रतिष्ठा देखकर, पैसा धन देखकर या सम्मान देखकर या पावर देखकर उसके सामने घुटने टेकते हैं या उसकी चापलूसी करते हैं, और न ही वो किसी मरे हुए लोग या कोई दूर होता हुआ अपनों पर शोक भी ही मनाते हैं। वो लगभग हर परिस्थिति में एक ही समान के जीवन यापन करते हैं। और अब जो है कवि कविता के अंत में वो कहता है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन। कभी वो कहता है कि इसलिए वो दर्शाते हैं कि हमसे मतलब जानवर दर्शाते हैं कि मनुष्य से उनके रिश्ते हैं, और इसलिए कभी उन्हें स्वीकार करता है, कभी स्वीकार करता है कि जानवरों के भी मनुष्य से रिश्ते हैं। क्यों? क्योंकि जानवर के पास वही टोकन्स हैं, जानवर के पास वही क्वालिटी हैं, या वही क्वालिटी पोसेस करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के पास होना चाहिए था। मनुष्य के ही गुण जानवर अपने साथ लेकर आज हम लोगों के सामने वो खड़े हैं। लेकिन ये मॉडर्न आदमी क्या करता है? मॉडर्न आदमी हमेशा अपना जीवन स्ट्रेसफुल वो जीता है, डिप्रेशन में भी रहता है, एंजाइटी, अनहैप्पीनेस, ये तो इसके नस नस में वो भरा पड़ा है। और कवि को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये गुण जो कि मनुष्य के पास होना चाहिए था, ये जानवरों के पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा? कवि के पंक्तियों को देखो, आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। और इस प्रश्न के साथ यह कविता समाप्त हो जाती है। कभी वो कहता है कि इसे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर जानवरों के पास वो पहुंचा तो कैसे पहुंचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत साल पहले हम लोगों ने केयरलेसनेस के कारण उसे कहीं गिरा दिया था, अपने गुण हम लोगों ने कहीं वो गिरा दिए और जानवर ने उसे वो उठा लिया, और आज वो गुण जो है जानवरों के पास है। आखिर कभी जो टोकन्स की बात कर रहा है वो आखिर है क्या? वो है म्यूचुअल लव एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, वो है सच्चाई रिश्ते के प्रति। जानवर दूसरे जानवरों के प्रति अपने रिश्ते को सच्चाई से दिखाते हैं। ढेर सारी क्वालिटीज़ होती है, इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ये सब जानवरों में पाए जाते हैं। होना तो चाहिए था ये मनुष्य के अंदर, लेकिन कभी वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य ने ये सारे गुण को छोड़ दिया हो, या मनुष्य ने इन सारे गुणों को गिरा दिया हो अपनी लापरवाही के कारण। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल डोंट। ये तो बहुत आसान है, मनुष्य क्या करता है, जानवर क्या नहीं करते। तो मनुष्य जो है वो कंप्लेन करता है, जानवर नहीं करते। मनुष्य अनहैप्पी रहता है, जानवर हैप्पी रहते हैं।
मनुष्य जो है संतुष्ट नहीं होता, जानवर जो है बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। फिर पहला प्रश्न देखो, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? पोएट, आखिर वो टर्न का मतलब क्या हो गया? कवि और द पोएट इज जस्ट मूविंग फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल। कवि मनुष्य से जानवरों की तरफ मुड़ता है, वो चाहता है कि वो जानवरों के साथ रहे। मनुष्य के साथ रहने से उसे वो अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप को सिक महसूस करता है। आगे का क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और देख लो। What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? वो कौन सा टोकन है जो कि कवि को लगता है कि वो जानवर कभी रास्ते में मिला होगा, गिरा पड़ा हुआ, उसे उठा लिया, लेकिन गिराया हम लोगों ने था। वो है म्यूचुअल लव एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। वो है रिलेशनशिप में ईमानदारी दिखाना। वो है क्वालिटीज जैसे मासूमियत, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस। ये सभी टोकन्स मनुष्य के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन जानवरों के पास है। अब ये अंतिम प्रश्न है, इसको भी देख लो। डू ह्यूमन नेल्स टू अदर ह्यूमन हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो? यस, सर्टेनली। सत्ता को देखकर, पावर को देखकर, पैसा को देखकर, पोस्ट को देखकर हम लोग एक दूसरे के सामने घुटने टेक देते हैं। और तो और हम लोग महान व्यक्तियों के पोर्ट्रेट के सामने भी वो घुटने टेकते हैं जो कि सैकड़ों साल पहले या हजारों साल पहले जो है वो जन्म लिए हैं। लेकिन जानवर ऐसा कतई नहीं करते। जानवर में सभी इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रेस्पेक्टेबल है और कोई जो है रेस्पेक्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अमीर है या कोई गरीब है, ऐसी भी कुछ नहीं है। और हम लोग जो हैं स्टैचू के सामने भी तो वो घुटने टेकते ही टेकते हैं। तो इस तरह से यह लेसन या यह कविता पूरी हो जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद लगा होगा, इसीलिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस